Hello and welcome to the Career Shaper. Once again, I am going to present a set of 25 questions on polity, especially related to the philosophy of the Constitution. It is important to note that Constitution making process was the rigorous act by our respected four leaders who had thought about our Constitution that could be best suited to the Indian people. Preamble of Indian Constitution reflects the philosophy of our Constitution. Now let us start solving it. Question number 1. पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया, ऐसा कब हुआ? तो ये जो आप जब प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो भी टर्म है उसका डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए। उससे ही क्वेश्चंस कभी कभी क्या बराबर आते रहते हैं, और वो टर्म पॉलिटिकल टर्म है उसको जानना ही चाहिए, और उसमें क्या क्या घटनाएं घटी वो भी जानना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी मतलब कि लाए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष, तो उसको कब एडॉप्ट किया गया, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखें 13 दिसंबर 1946। तो ये जो डेट है 13 दिसंबर 1946 का, इसमें ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया था नेहरू के द्वारा, यानी कि उसको लाया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो इसमें है क्या कि एडॉप्ट कब किया गया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा उनका लाया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में कुछ शब्द जोड़े गए। ये तो वेल नोन है कि ये जो 42वां संशोधन था संविधान का, जो 76 में आया था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ उसके अंदर लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो लाना उचित था उस समय। तो आपको याद होगा कि उसमें क्या क्या जोड़े गए प्रियम्बल में। तो समाजवादी शब्द तो जोड़ा ही गया, और पंथ निरपेक्ष ये भी जोड़ा गया, जिसको इंसर्ट किया गया इसमें प्रियम्बल में। और उसके बाद इंटीग्रिटी यानी अखंडता, ये 3 शब्द है जो कि 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था प्रियम्बल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रभुता से आशय है। तो ये छोटा छोटा पॉलिटिकल टर्म है, लेकिन इसका डेफिनेशन जानना चाहिए, ये है क्या चीज़। तो उसी पर क्वेश्चन है कि सोवरेंटी यानी संप्रभुता से क्या आशय है। तो ऑप्शन देखें, किसी राज्य का स्वतंत्र प्राधिकार, ये सही है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है किसी स्टेट का, जब तभी वो संप्रभु कहलाता है। दूसरा है किसी राज्य का किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति, जब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आ जाता है तो किसी भी सब्जेक्ट पर जो उसके देश के हित में हो उस पर विधान यानी कि लेजिस्लेशन बनाने का उसको पावर आ जाता है। और तीसरा है राज्य की शक्ति, केवल शक्ति से संप्रभु नहीं कहलाता है कोई भी राज्य। किसी राज्य का कुछ विषय, यहाँ पे भी फॉल्ट है, किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति होती है संप्रभु राज्य को या राष्ट्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर चला जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र का अर्थ है।
अब देखिए छोटा छोटा टर्म है, इसका मीनिंग जानना जरूरी है। और क्वेश्चन कभी कभी रख दिया जाता है ऐसा, गणतंत्र का क्या अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ जानना है। तो ऑप्शन देखें, पकड़ में आ जाएगा, जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे ही गलत हो गया। बहुसंख्यक लोगों के लिए सरकार, ये भी गलत हो गया। सारे लोगों के लिए सरकार गणतंत्र में होता है, बहुसंख्यक लोगों के लिए सिर्फ नहीं। तीसरा है विद्वत जनों के द्वारा लाई गई सरकार, ये भी नहीं होगा। सरकार जब भी गठित होती है तो बिल्कुल आम पब्लिक के निर्णय से होता है गठन। तो ऑप्शन डी देखें, जनता द्वारा और जनता के लिए एक सरकार, तो यही सही होगा। जनता द्वारा और जनता के लिए जो सरकार बनती है वो रिपब्लिक का उसी से आशय है। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि ये क्वेश्चन इंडिया में तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी डाल दिए हैं। विभाजन के बाद भी पाकिस्तान एक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। तो इंडिया तो अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था 49 में ही, जब से संविधान बनना शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान की उस समय स्थिति ऐसी थी कि वो ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो ब्रिटेन बना रहा। भले ही वो अपने यहाँ व्यवस्था में लगा रहा, तो ब्रिटिश डोमिनियन कब तक रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने स्वयं को गणतंत्र घोषित किया। अभी अभी इसके बारे में चर्चा हुई है। 49 को ही इंडिया अपने आप को डिक्लेयर किया है रिपब्लिक। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे राज्य के प्रधान के रूप में हमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति है, इसका मतलब है। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, इस तरह से उसको राज्य का प्रधान भी कहते हैं। और उसी रूप में वो निर्वाचित किया जाता है, उनका चुनाव होता है, भले ही उसमें सांसद विधायक शामिल होते हैं। तो अब सवाल है कि ये निर्वाचित राष्ट्रपति हैं हमारे राज्य के प्रधान के रूप में, तो इसका मतलब क्या होता है जनता के लिए। ऑप्शन देखें, राष्ट्रपति के कार्यालय खुले रहेंगे, ये भी सही है। सभी कार्यालय खुले रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति के कार्यालय बंद रहेंगे, ये गलत है। कुछ कार्यालय खुले रहेंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ऐसा है कि आप खुद पकड़ पाएंगे, इसलिए इसका आंसर ई चला जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर ई जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, लंदन में हुए प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस रखा गया। तो ये जो लंदन में प्राइम मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था, तो उस समय ऐसी बात चल रही थी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो पहले से है वो बरकरार रहना चाहिए या फिर उसका नाम चेंज करना चाहिए। तो इस पर भारत ऐसा निर्णय लिया कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इसका नाम होना चाहिए, और हुआ भी, उसका नाम चेंज हो गया। तो ऐसा निर्णय भारत के द्वारा ही लिया गया था। तो उसी पर क्वेश्चन है कि कब लिया गया था। तो ऐसा निर्णय 27 अप्रैल 1949 को लिया गया था, जिसमें पंडित नेहरू भाग लिए थे। उनका अहम रोल था इसके नेम चेंजिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसा इसलिए हुआ था कि जो ब्रिटिश चंगुल से जो देश आज़ाद हुए, तो फिर वो अब आज़ादी से रहना पसंद करते थे। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का थोड़ा सा जो है डेफिनेशन पहले वाला जो था उसको चेंज किया गया, ताकि कोई भी आदमी उसमें स्वेच्छा से शामिल हो सके
सिर्फ एक बायलेटरल रिलेशन के तहत, और फिर जब इच्छा हो तो उससे हट भी सके। तो नेहरू जी ने कहा था, इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ फ्री विल एंड वन कैन एग्जिट फ्रॉम इट बाय हिज फ्री विल। तो ऐसा नेहरू जी ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की उद्देशिका में शामिल भाईचारा। तो ये तो फ्रेटर्निटी शब्द है ना प्रियम्बल में। तो भाईचारा से क्या मतलब है, किस प्रकार का भाईचारा हमारे देश में डिफाइन किया गया है जो प्रियम्बल में है। ऑप्शन देखें, राष्ट्रीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सीमित है, ये गलत होगा। सिर्फ नेशनल टेरिटरी के बाउंड्री तक ये सीमित नहीं है भाईचारा। दूसरा देखिए, सार्वत्रिक भाईचारे की विचारधारा तक पहुंच बनाने को तैयार है, ये सही है। जो यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस है, फ्रेटर्निटी है, उसका जो आइडियोलॉजी है वहाँ तक इंडिया का जो भाईचारा है जो प्रियम्बल में दिया हुआ है वहाँ तक वो पहुँच बनाता है। तो तीसरा देखें, एक विश्व बनाने में सहयोग करना वास्तविक उद्देश्य है, ये भी सही है कि वन वर्ल्ड का कंसेप्शन लाया गया अपने यहाँ फ्रेटर्निटी को डिफाइन करते समय। तो इसमें आपका बी और सी सही है, बी और सी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संप्रभुता में समाहित है। अब देखिए, इंडियन सॉवरेंटी में क्या क्या कौन कौन से तत्व को शामिल किया गया है। कुछ तो फिलॉसफी होगा इसमें, हमारे देश का जो सॉवरेंटी है उसको कैसे डिफाइन किया है, उसमें क्या फिलॉसफी निहित है। तो ऑप्शन देखें, एक विश्व की संकल्पना, ये सही है। वन वर्ल्ड का कंसेप्शन इसमें समाहित है। दूसरा देखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं एकता, ये भी सही है। इंडियन सॉवरेंटी इस चीज़ का पहल करती है कि इंटरनेशनल पीस एंड यूनिटी बना रहे, और वन वर्ल्ड का कॉन्सेप्शन इसमें समाहित है। तो इस तरह से आपका ए और बी सही है, तो इसका भी आंसर जाएगा ई। और चौथा ऑप्शन देखें, आइसोलेशनिज्म यानी कि अलग थलग रहने की सोच, ये गलत होगा। और श्रेष्ठतावाद यानी जिंगोइज्म, श्रेष्ठतावाद बोलते हैं कि अपना ही देश को पूरे दुनिया के सामने श्रेष्ठ साबित करना, जैसा कि ब्रिटेन पहले करता था और अन्य यूरोपीय देश क्या करते थे, वो जिंगोइज्म था, जो भारत के कॉन्सेप्शन में नहीं है। इंडियन सॉवरेंटी के कॉन्सेप्शन में ये सब नहीं आता, आइसोलेशनिज्म और जिंगोइज्म। तो ये दोनों गलत होगा, ए भी सही है, तो इसका आंसर ई चला जाएगा। ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजातांत्रिक गणराज्य से आशय है। अब देखिए, सब टर्म है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी से संबंधित है। अब है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसको बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से आशय है, ऑप्शन देखें, केवल एक प्रजातांत्रिक रूप की सरकार, ये। दूसरा देखा, केवल एक प्रजातांत्रिक समाज जिसमें न्याय, आज़ादी, समानता और भाईचारा हो। तीसरा, भद्रजनों के आपसी सहयोग से निर्मित सरकार। और चौथा है, न सिर्फ एक प्रजातांत्रिक रूप की सरकार बल्कि एक प्रजातांत्रिक समाज भी। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो होना ही चाहिए प्रजातांत्रिक रूप की सरकार, लेकिन केवल दिया हुआ, यहीं पे ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखें, एक प्रजातांत्रिक समाज जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है, जिसमें कि जस्टिस हो, फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो। तो वैसा समाज का भी इसमें संकल्पना है, लेकिन केवल यही
ये भी गलत हो गया। तीसरा तो गलत है, ये भद्रजनों के आपसी सहयोग से निर्मित सरकार। चौथा है न सिर्फ एक प्रजातांत्रिक रूप की सरकार बल्कि एक प्रजातांत्रिक समाज भी, तो ये सही हुआ, दोनों चाहिए एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें। वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन कहलाता है? सब जानता है कि प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि टिटुलर, ऐसे तो एग्जीक्यूटिव का हेड यूनियन में राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर किसको चेयर करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो आंसर इसमें चला जाएगा आपका सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसर हो जाएगा इसका। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद बहुत ही लीगल बॉडी होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और उसी मंत्रिपरिषद को चेयर करते हैं यानी उसकी अध्यक्षता निभाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो केवल प्राइम मिनिस्टर कह देने से बात नहीं बनता है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्राइम मिनिस्टर कहने से बनेगा बात। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। एक प्रतिनिधि प्रजातंत्र में, अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ऐसा भी टर्म है। क्या होता है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में? ऑप्शन देखे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण के अभिकरण शामिल होते हैं, ये गलत है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कोई एजेंसी शामिल नहीं होता है बल्कि जनता खुद शामिल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए तो गलत है। अब दूसरा देखें, जनता अपनी संप्रभुता का उपयोग वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संसद या विधानमंडल के द्वारा करती है, ये सही है। जो पब्लिक है वो अपना सोवरेंटी का यूज़ कैसे करेगा? तो वही एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो संसद चुनाता है या फिर विधानमंडल चुनाता है, उसी से पब्लिक अपना संप्रभुता का उपयोग करता है। तो ये प्रतिनिधि प्रजातंत्र में ऐसा होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। तीसरा है जनमत संग्रह कराया जाता है, पहल कराया जाता है। तो ये जो ऑप्शन ए था, जनता द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण के अभिकरण, यही अभिकरण है कि प्लेबिसाइट कराएगा या रेफरेंडम कराएगा या फिर इनिशिएटिव कुछ करवाएगा। तो ये सब नहीं होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, निर्वाचित राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित राज्यपाल कोई राजनीतिक कार्य नहीं कर सकते। अब देखिए, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आता ही रहता है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा जो गवर्नर नॉमिनेट होते हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन निभाने का तब तक राइट नहीं होता है जब तक कि वो सलाह मशविरा ना ले ले। किससे सलाह लेता है? बिना प्रधानमंत्री की सलाह से, बिना प्रधान न्यायाधीश की सलाह से, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये होगा आंसर। मंत्रिपरिषद में ही एक तरह से ये सारी शक्ति निहित है और वहीं पर कोर रूप में डिसीजन लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से न तो राष्ट्रपति न राज्यपाल कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं निभा सकता है। हाँ, राज्यपाल को एक विशेषाधिकार है, वो है क्या? स्वविवेक वाला। तो स्वविवेक का इस्तेमाल जब करते हैं वो राज्यपाल अपने राज्य में चीफ मिनिस्टर का चयन करने में हो या फिर सरकार गठित करने में हो, तो वहाँ पे वो स्वविवेक से निर्णय लेते हैं, जो एक एक्सेप्शन है। बाकी जो भी पॉलिटिकल फंक्शन होता है वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं कर सकते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है विधानमंडल में,
चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, तो उन पीपल रिप्रेजेंटेटिव के प्रति सामूहिक रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय, मंत्री परिषद और संसदीय दलों के नेता। तो इसका भी आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के प्रति विधानमंडलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संसदीय प्रजातंत्र। अब यह है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये सब टर्म है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या लक्षण है। क्या जनता का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार मंत्रिपरिषद, जवाबदेह मंत्रिपरिषद। तो 16 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और सरकार भी जिम्मेदार होती है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है वो अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। तो इस तरह से इसमें आंसर ई चला जाएगा। ए, बी और डी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जनता से विधानमंडल होते हुए एक प्रत्यक्ष प्राधिकार की रेखा खींचना विशेषता है। अब देखिए, एक तरफ पब्लिक है, दूसरी तरफ विधानमंडल है, तो इन दोनों के बीच में एक जो होता है डायरेक्ट अथॉरिटी का लाइन खींचना, उसकी क्या विशेषता है? इस तरह का डेफिनेशन किस टाइप के डेमोक्रेसी में किया गया है? तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है इसमें ऐसा होता है। इसकी विशेषता है कि जनता और विधानमंडल में एक बहुत ही डायरेक्ट अथॉरिटी का लाइन खींचा हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, संसदीय प्रजातंत्र की विशेषता है ये। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ है जीवन का एक तरीका जो मान्यता देता है। अब देखिए, ये सोशल डेमोक्रेसी है। ये सब टर्म है, इसको जानना ही चाहिए। अब देखिए कि सोशल डेमोक्रेसी क्या मीनिंग रखता है, जिससे कि जीवन का एक जो वे ऑफ लाइफ होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है सोशल डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखें, केवल आज़ादी, दूसरा है केवल समानता, तीसरा केवल भाईचारा, चौथा है आज़ादी, समानता, भाईचारा की अटूट तिकड़ी। ये अनब्रेकेबल ट्रिनिटी है फ्रीडम का, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का। तो इससे एक वे ऑफ लाइफ निर्धारित होता है पब्लिक के लिए, और जो डिफाइन किया गया है सोशल डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ादी को समानता से विच्छेदित नहीं किया जा सकता। देखिए, आज़ादी यानी फ्रीडम और समानता यानी इक्वलिटी, ये दोनों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। समानता को आज़ादी से विच्छेदित नहीं किया जा सकता। फिर है कि इक्वलिटी और जो फ्रीडम है उसको भी अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों का एग्जिस्टेंस म्यूचुअल है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। और न ही आज़ादी और समानता को भाईचारा से विच्छेदित किया जा सकता है। अब है क्या कि आज़ादी और समानता तो एक दूसरे के लिए है, और फिर उसमें भाईचारा जब मिक्स होता है तो उससे ही सोशल डेमोक्रेसी पैदा होता है। तो इसको भी अलग नहीं किया जा सकता इन दोनों से। अब देखिए, सामाजिक प्रजातंत्र के संदर्भ में ऐसा किसने कहा? ये जो लाइन है ये सोशल डेमोक्रेसी का एक तरह से डेफिनेशन हुआ, उसका फीचर हुआ। तो ऐसा किसने कहा?
स्वाभाविक है, इस तरह का सोच भीमराव अंबेडकर जी का था, उन्हें के द्वारा ऐसा सोचा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक न्याय लक्षित है। हम देखिए इकोनॉमिक जस्टिस, ये इसका एम क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे प्राप्त होता है पब्लिक को। ऑप्शन देखें, आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने में, एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में, एक आर्थिक राज्य स्थापित करने में, एक न्यायिक राज्य स्थापित करने में। तो इसमें है क्या कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, जब आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाता है तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाता है और तब जाके एक कल्याणकारी राज्य इस्टेब्लिश होता है। तो आर्थिक न्याय का लक्ष्य यही है। तो ए और बी इसका सही आंसर है। इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कौन सही सुमेलित है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में। ऑप्शन देखिए, लोक स्थानों को सभी नागरिकों के लिए खोलना, अनुच्छेद 15 का 2। पब्लिक प्लेस जो होता है वो तो आम नागरिक के लिए खुला ही रहता है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत की गई है। तो ऐसा है, ये 15(2) अनुच्छेद जो है ऐसा व्यवस्था दिया है, तो ये सही है। अब ऑप्शन बी देखें, उपाधियों का अंत, यानी जो भी टाइटल वगैरह पहले से मिला हुआ था ब्रिटिश आवर्स में, उसको एबॉलिश किया गया, उसका अंत किया गया। तो ऐसा तो आर्टिकल 18 में किया गया था, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत उसके बाद है 18 नंबर में, तो ये गलत हो गया। अब है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 325, ये भी गलत है। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये 326 में है, तो बी और सी गलत हुआ। अब डी देखें, राज्य कर अंतर्गत, सॉरी ये मिसप्रिंट है, राज्य के अंतर्गत रोजगार से संबंधित अवसर की समानता। तो ऐसा किस में है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट के मद्देनज़र, हालांकि ये राज्य का विषय है। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 16 में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, ये भी सही है और ये डी भी सही है। तो आंसर चला जाएगा आपका ये ई चला जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की धारा 325 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर, आप देखिए 325 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, वो किसी व्यक्ति को ओनली इस ग्राउंड पर कि उसका धर्म क्या है, उसका ये रेस क्या है, नस्ल क्या है, उसका कास्ट क्या है और उसका सेक्स क्या है, यानी लिंग क्या है। तो ऐसे तो इस आधार पे संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है कि इस आधार पे कुछ भेदभाव किया जाए। तो अब ऑप्शन देखें, आम निर्वाचक सूची से हटाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर। ऑप्शन बी है, आम या खास निर्वाचन सूची में शामिल किया जा सकता है। आम निर्वाचक सूची से नहीं हटाया जा सकता, आम या खास निर्वाचक सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक साइड है वोटर, जनरल वोटर जो होता है, और फिर उसका जो जनरल इलेक्टोरल रोल होता है, यानी आम निर्वाचक सूची जो बनाया जाता है। अब उसमें है कि या तो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो इससे संबंधित ही है 325 आर्टिकल। तो इसमें है क्या कि अब किसी भी व्यक्ति को केवल उसका धर्म जान के, नस्ल जान के, जाति जान के, लिंग जान के
आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो इसका आंसर सी और डी सही है। आम निर्वाचक सूची से नहीं हटाया जा सकता। आम या खास निर्वाचक सूची में शामिल भी नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर ही चला जाएगा, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा बटन दबाने की मान्यता चुनाव आयोग से मिली। अब देखिए, वोटर है, फिर ईवीएम है, उसमें नोटा बटन है। नोटा मीन्स नन ऑफ द एबव, NOTA, उसका भी बटन ईवीएम में रहता है। तो नोटा बटन दबाने का जो मतलब वोटर का ये था काम, उसको रिकॉग्नाइज किया गया चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंतर्गत। तो चुनाव आयोग इस तरह का मान्यता कब दिया कि कोई भी वोटर नोटा बटन दबा सकता है? तो ऑप्शन देखें, 2010, 13, 14, 15। तो इस तरह का काम 2013 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। 24 देखें, अवार्डी सत्र में कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का संकल्प लिया। तो आपको याद होगा कि अवार्डी सेशन कांग्रेस का, INC का कब हुआ था, केवल इतना जानने से ही आप मतलब टिक कर सकते हैं। तो ये आपको 1955 में हुआ था। ये जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, ये इंडियन मॉड का सोशलिज्म है। इंडियन मॉड का सोशलिज्म क्या होता है कि यहाँ जो मिक्स्ड इकोनॉमी की संकल्पना है उसको फुलफिल करता हुआ इस तरह का पैटर्न बनाया गया सोसाइटी का, जो सोशलिज्म पे आधारित था। तो इस तरह का संकल्प लिया गया कांग्रेस के द्वारा अवार्डी सेशन में 1955 में। क्वेश्चन नंबर 25, उद्योगों और निजी प्रतिष्ठानों को राज्य स्वामित्व के अधीन लाया गया। अब देखिए, जो इंडस्ट्री है और जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो स्टेट ऑनरशिप के अधीन कर दिया गया। तो ऐसा काम 1992 से चालू हो गया था, और वो जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी था उसमें थोड़ा सुधार करते हुए सोशलिस्टिक स्टेट नाम से ये इसको बनाया गया, जिसमें राज्य के अधीन उद्योग और निजी प्रतिष्ठान को लाया गया। और फिर राज्य का भी जो है फंक्शन, स्टेट फंक्शन को भी तय किया गया कि वो मैनेजमेंट देखे, या फिर अगर कंपनी अच्छा से रन नहीं कर रही है तो उसको बेल आउट दे, मतलब उसको पैसा दे और फिर उसको चलाए। तो इस तरह से किया गया सोशलिस्टिक स्टेट के कॉन्सेप्ट में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। आगे हम और भी सेट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।